Good morning, students. In the topic of conversion, let us discuss about active and passive. In our previous video lecture, we have discussed about rules and regulations related with active passive voice. What is the meaning of active? What is the meaning of passive? And after that, a set of rules were discussed to you. How we are going to change active sentences into passive ones. Okay. Regarding this rule, we will continue. Next step of active passive means interrogative sentences. ठीक है. पहले आपने assertive sentences को active से passive के लिए पढ़ा. अब आपका interrogative sentences है. Students, those 5 rules which were applied to assertive sentence, they are in the same way applied to your interrogative sentences. मतलब जो 5 रूल आपको डिस्कस किए गए थे एक्टिव से पैसिव, वो सारे रूल्स जो है वो आपको इंटरोगेटिव में भी लगाने हैं. मतलब वैसे ही आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और फाइनली बाय एजेंट यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है. बट वी आर गोइंग टू चेंज स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, है ना. वो असर्टिव था इसलिए उसका सीक्वेंस क्या था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. एंड हियर as far as interrogative sentence is concerned, the structure of interrogative sentence is little bit different from assertive sentence. So now just see the structure. In interrogative sentence, we have the structure. First of all, we put helping verb, है ना. Is the mother cooking food? Is the mother cooking the food? Question. ठीक है. In active voice, we get the structure. First of all, helping verb, auxiliary verb or helping verb, and then subject, then main verb. Being a continuous sentence, we have here ing form, so main verb, and finally object. अभी जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज करते. ठीक है. आप रूल्स वही 5 रूल्स अप्लाई करेंगे बट स्ट्रक्चर जो है वो आपका इंटरोगेटिव वाला होगा. ठीक है. मान लीजिए ये सेंटेंस आपका होता द मदर इज कुकिंग फूड, तो आप इसको कैसे पैसिव में बनाते, द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय द मदर. ठीक है. क्या बनता, द फूड is being cooked, means third form of cook, और ये ing आपका being में एडजस्ट हुआ. previously I have explained to you. तो being cooked, the food is being cooked by the mother. ठीक है. the by plus agent means subject जो आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक. ये देखिए स्ट्रक्चर किसका है, असर्टिव सेंटेंस का. And we have to convert the sentence into interrogative structure. Okay. मतलब interrogative में interrogative भी structure apply किया जाएगा जिसके लिए आपका जो इज वाला फॉर्म है वो पहले अप्लाई होगा. ठीक है. Is the food being cooked by mother? Finally we put question mark. ठीक है. अब आपका ये जो सेंटेंस है that has been converted into passive voice with the structure of interrogative sentence. यानी पैसिव बदलने का सिस्टम सब कुछ वही है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब की प्लेस बदल देनी है जो सब्जेक्ट से पहले रहेगा. एंड फाइनली इन द प्लेस ऑफ फुल स्टॉप वी विल पुट इंटरोगेटिव मार्क मींस क्वेश्चन मार्क. ठीक है. तो यही, इसमें कुछ भी ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. हाँ, अब इंटरोगेटिव का जो सेकंड पार्ट है दैट इज WH वर्ड. मतलब जैसे हु है, व्हाट है, ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड आता है, WH वर्ड आता है या हाउ मेनी और हाउ मच वाला भी आता है, तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन वर्ड इससे भी पहले प्लेस ले लेता है. यानी तब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, यहाँ पर हम उस क्वेश्चन वर्ड को प्लेस देते हैं जो ऑलरेडी एक्टिव सेंटेंस में दिया रहता है और उसके टेंस के अकॉर्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है और फाइनली वी पुट द क्वेश्चन मार्क. यानी स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव वाला ही होता है, बस उसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड को प्लेस करते हैं. ठीक है. जैसे व्हाट है, जैसे व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया. ठीक है. तो आपका
कैसे हुआ, व्हाट वाज डन बाय यू, व्हाट वाज डन बाय यू, क्या हुआ आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले, उसके बाद अकॉर्डिंग टू पास्ट एंड डेफिनिट टेंस दिस वन, मतलब हैविंग वर्ब आपने चूज किया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड फाइनली बाय एडजेक्टिव। ठीक है, तो इंटरोगेटिव या WH क्वेश्चन स्टेटमेंट में कोई खास कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है। इंटरोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं तभी आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव बनता है, और क्वेश्चन वर्ड को अपने प्लेस पे रखते हैं। बाकी पैसिव बनाने का सारा जो वर्किंग सिस्टम है, जो रूल सिस्टम है, वो सेम अप्लाई होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टर्म रिलेटेड विद योर क्वेश्चन वर्ड। आप जानते हैं हु का जो पॉजेसिव फॉर्म होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, दैट वन इज whom, है ना, who, whom, whose। who आपका सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव फॉर्म है, whom पॉजेसिव, और उसका whose जो सॉरी whom ऑब्जेक्टिव है, और जो whose है वो उसका पॉजेसिव फॉर्म। यहाँ में पॉजेसिव फॉर्म की कोई नीड नहीं, क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो ये who एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसको हम पैसिव बनाने में बाय who में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, क्योंकि ये डबल वर्क करता है ना, ये क्वेश्चन वर्ड भी है और यही आपका सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की तरह भी वर्क कर रहा है क्वेश्चन वर्ड। बीइंग अ क्वेश्चन वर्ड आपको अपनी प्लेस पे ही उसको रखना है, हटाना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले प्लेस लेता है। तो अब इसका पैसिव फॉर्म हमें चूंकि ऑब्जेक्टिव लगाना है सब्जेक्ट, तो बाय whom। ठीक, सेंटेंस देखिए, जैसे who plucked the flower, फूल किसने तोड़ा, who plucked the flower, क्वेश्चन, who converted by whom, converted it by whom। ठीक है, now your sentence belongs past and definite, so was, क्योंकि अभी जो आपका फ्लावर है वो आना है, तो by whom was the flower plucked, who broke the glass, by whom the glass was by whom was the glass broken। ठीक है, तो ये आपका who को हम by whom में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, इसलिए लास्ट में इसको ले जाने की by एजेंट की कोई जरूरत नहीं होती। जो by प्लस एजेंट है वो आपका पहले ही वर्क कर गया। ठीक, तो who is converted into by who plucked the flower, by whom was the flower plucked, who broke the glass, by whom was the glass broken। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सारे सिस्टम अपनी जगह पर रहेंगे। तो इसके ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज जो है वो करनी है ऑन पेज 115 12.9। ठीक, just wait a minute, question क्वेश्चन के लिए जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपकी बुक में फिलहाल शो नहीं हो रही है, सो लीव दैट पार्ट एंड यू हैव टू चेंज पैसिव वाइज एक्सरसाइज ऑन पेज 113 and exercise number is 12.6। okay? 12.6। now last part of active passive is imperative sentence। imperative sentence, what is imperative sentence? Which express order, suggestion, negation etc. जो आदेश को और सुझाव को या निषेध वाक्य मतलब मना करने वाले डोंट वाले सेंटेंस, ये निषेध इस चीज ये फीलिंग्स जो एक्सप्रेस करते हैं, दैट वन इज कॉल्ड imperative sentence। so student,
first of all, you should know that exclamatory and optative sentences are not converted into passive voice. So this one is the last topic related with active passive imperative sentences. Imperative sentence suggested, order, request, and suggestion. Excellent. And second important thing related with imperative sentence, all subject is always hidden. Subject is doer is always hidden. इसमें कर्ता नहीं दिखता, हमेशा छुपा हुआ होता है. And finally, and the most important thing is, it start with first form of the main verb. जो imperative sentences हैं, they start with the first form of the main verb. Sometimes it start with is or sir or ma'am. ये एड्रेसिंग वर्ड से रिक्वेस्टिंग फॉर्म से भी स्टार्ट होते हैं. और फाइनली जो स्ट्रक्चर होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का, दैट इज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं. सब्जेक्ट आपका हिडन होता है, जैसा शट द डोर और ओपन द विंडो, डिस्ट्रीब्यूट द कॉपीज विद द स्टूडेंट, पुश द टेरेस बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल. So such type of sentences are under the category of imperative sentences. Okay, student. This topic will continue in our next video lecture. Till that, have a nice day. And you have to do exercise 12(6) on page 130. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास. मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा. कक्षा 10 की बेटा साइंस की क्लास में हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ऊर्जा के स्रोत, है ना, यानी सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ये जो सोर्सेस हैं, इनकी बात कर रहे थे. हमने आपको पिछली जो कक्षा थी उसमें बहुत तरह से अलग अलग तरह से ऊर्जा को उत्पन्न यानी प्राप्त करने की तरीके बताए थे, है ना. हर एक के लिए अपना अलग अलग सोर्स होता है, हर एक की ऊर्जा हमें अलग अलग तरह से प्राप्त होती है. तो इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था, आपको जो ऊर्जा मिलती है वो जल से मिलती है, ठीक है. यानी परंपरागत, गैर परंपरागत स्रोत, नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोतों के बारे में हमने बात की थी. इसके बाद हमने आपको बताया था पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, है ना, इस तरह से सौर ऊर्जा, इन सारी तरह से भी हमें जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इनके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं. आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो सबसे अलग है. यानी जो आज हम लोग मॉडर्न टाइम पे यूज कर रहे हैं, जो एनर्जी के लिए हमारे पास जो मेन सोर्स है, उसकी बात करते हैं, और वो है नाभिकीय ऊर्जा. क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, यानी न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी, आपने न्यूक्लियर बम यानी परमाणु बम के बारे में सुना है ना. बहुत खतरनाक होता है. बहुत खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी, वो ऊर्जा क्या करती है? सब कुछ खराब करती हुई चली जाती है ना. तो वो एनर्जी बहुत खतरनाक है अगर आपने उसे ऐसे यूज कर लिया. लेकिन आपने अगर उस एनर्जी को सावधानी से यूज किया, सावधानियां बरतते हुए उपयोग किया, तो आप देखोगे कि वही ऊर्जा जो है वो बहुत उपयोगी है. बहुत उपयोगी कैसे है? हम देख रहे हैं कि आज हमारे आसपास पावर प्लांट बन रहे हैं, यानी बिजली के बनाने के जो कारखाने हैं वो बनते जा रहे हैं. और वो कारखाने जो हैं वो पहले बनते किससे थे? यानी उन कारखानों में काम किससे होता था? उन कारखानों में काम होता था कोयले से. यानी पानी को बॉयल किया जाता था कोयले से, और उस बॉयल पानी से, यानी जो भाप निकलती थी, उस भाप से टरबाइनों को चलाया जाता था, और टरबाइनों को चलाकर फिर हम लोग क्या करते थे? बिजली बनाते थे. ठीक है. तो इस तरह से हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा, यानी बहुत अधिक मात्रा में क्या खर्च हो रहा था? बहुत अधिक मात्रा में कोयला खर्च होता है. ठीक है. तो अब क्या किया गया? फिर ये हुआ कि कोयले की खपत को कम करने के लिए, अब चूँकि हमें तो आसानी से कोयला भी नहीं मिल रहा, क्योंकि कोयला भी क्या है? एक प्रकार का खनिज है, और खनिज जो है वो ज़मीन से निकाला जाता है, हमारे अर्थ से निकाला जा रहा है, लगातार निकाल रहे हैं, तो वो ख़त्म हो रहा है भाई. अब वो ख़त्म हो रहा है तो क्या करें? फिर बहुत सारे अलग अलग विकल्प बनाए गए, है ना. अब चूँकि बिजली तो हमारे पास आज हमारी नीड है, बिना लाइट के, बिना इलेक्ट्रिक के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग पूरी तरह से डिपेंड हैं इस पर. तो क्या हुआ? फिर ये इन्वेंशन हुआ परमाणु भट्टी का, न्यूक्लियर रिएक्टर का. ठीक है. ये जो परमाणु भट्टी होती है, इस परमाणु भट्टी से क्या किया जाता है? एनर्जी, यानी जो ये ऊर्जा निकल रही होती है, इस ऊर्जा से पानी को बॉयल किया जाता है. बॉयल करने के लिए हमें कोयले की ज़रूरत नहीं पड़ी. किससे गर्म किया हमने?
न्यूक्लियर से, है ना, यानी नाभिक से, यानी न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं तो हम लोग यूरेनियम यूज करते हैं, हम लोग थोरियम यूज करते हैं, हम लोग स्ट्रोंशियम यूज़ करते हैं। ये सारे जो पदार्थ हैं आपकी आवर्त सारणी में देख रहे होंगे कि ये सब कैसे हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। तो इन रेडियो एक्टिव पदार्थों का जब विघटन किया जाता है, विघटन करने से ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, नाभ की रिएक्टर में, यानी जो नाभ की भट्टी होती है हमारी, उस भट्टी में हम लोग पानी को गर्म करते हैं, और जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो उससे भाप बनने लगती है, और भाप बन जाती है तो हमारा काम शुरू हो जाता है। सिर्फ वो पुरानी प्रोसेस पे आ जाते हैं जैसे हम लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं नाभ की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। देखो तो बेटा, आप बहुत छोटी सी बात बता दें, आइंस्टीन का एक समीकरण है ऊर्जा का, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो आइंस्टीन का ये जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, इस समीकरण में उन्होंने बताया था कि अगर हम किसी भी पदार्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें, यानी पूर्णतया ख़त्म कर दें, तो हम ये देखेंगे कि वो जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो पूरी तरह से किस में बदल गया है, ऊर्जा में। किस में बदल गया है, ऊर्जा में। और इसी को उल्टा कर दें, अगर हम किसी को ऊर्जा दें और वो ऊर्जा किस पूरी तरह से उसमें संचित हो जाए, पूरी तरह से उसमें एकत्रित हो जाए, तो फिर वो उससे क्या बढ़ सकता है, उसका द्रव्यमान। क्या बढ़ सकता है, द्रव्यमान। बात समझ में नहीं आई। देखो, अच्छा, हमने क्या किया, सपोज़ करो 1 ग्राम या 5 ग्राम आपके पास कोई भी मेटल है या कोई नॉन मेटल है, उसको आपने क्या किया, ख़त्म करने के लिए क्या करोगे भाई, ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, उसे घिसोगे, है ना। जब घिसोगे तो उसके पार्टिकल बन जाएंगे, उसके कण बन जाएंगे। इस तरह से आप ये देखोगे कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अगर वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगा तो उससे एनर्जी मिलेगी। कैसे मिलेगी, चलो एक छोटी सी बात बताते हैं। लकड़ी देखिए, लकड़ी को अगर आप जलाते हो तो जब लकड़ी का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, और जलने के बाद बनता है कोयला। कोयले का वेट क्या होता है, लकड़ी से कम होता है। उसका द्रव्यमान में जो कमी आई वो कहाँ गई, बता सकते हो। तब उसके द्रव्यमान में जो कमी आई वो उससे आँच के रूप में बाहर आई, आग के रूप में बाहर आई, ऊर्जा के रूप में बाहर आई, एनर्जी के रूप में बाहर आई। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। यानी यहाँ पर जो द्रव्यमान में कमी हुई है, यानी जो द्रव्यमान में कमी हुई है, वो कमी किसके रूप में बाहर आ रही है, ऊर्जा के रूप में बाहर आ रही है। अर्थात द्रव्यमान में जो कमी हुई है उससे जो एनर्जी उत्पन्न हुई है, उसका एनर्जी, यानी उससे एनर्जी प्राप्त करने का एक ही सूत्र है, जिसे बोलेंगे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी समीकरण। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी, तब जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो होगी डेल्टा E = डेल्टा M × c²। जरा ध्यान से देखो, डेल्टा M क्या है, डेल्टा M है द्रव्यमान में कमी। डेल्टा का मतलब होता है कमी, और डेल्टा M मतलब द्रव्यमान में कमी। देखो डेल्टा E क्या है, अब ये ऊर्जा में कमी तो नहीं है, तो इसे लिखेंगे उत्पन्न ऊर्जा। क्या लिखेंगे, उत्पन्न ऊर्जा। C क्या है, इसे बोलते हैं प्रकाश की चाल। क्या बोलेंगे, प्रकाश की चाल। अब बात करते हैं एग्जाम्पल में बात करते हैं। कहता है 1 किलोग्राम यूरेनियम पूर्णता नष्ट करने, खत्म करने, नष्ट करने में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करो। तो भाई द्रव्यमान कितना, यानी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डेल्टा M, यानी पूरा खत्म करना है तो 1 kg। सबको पता है C प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो डेल्टा E बराबर क्या होगा, डेल्टा M × c²। डेल्टा M कितना है 1, C का मान कितना है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, यानी डेल्टा E आपका कितना आ गया 9 × 10⁻16, और आगे आप क्या लिखेंगे जूल। यानी 1 किलोग्राम यूरेनियम को पूर्णतः खत्म करने के लिए आपको कितनी ऊर्जा की जरूरत है, 9 × 10⁻16 जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, तो नाभ की ऊर्जा का आज ये छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा। पता चल गया कि हम द्रव्यमान को ऊर्जा भी कब बदलेंगे या कैसे बदलेंगे, बदलने में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो इस तरह के चेंजेस आने वाले हैं।
इसे आप पढ़िए। अगली क्लास में आपको 2 और महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी जिनके लिए आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। Hello students, myself Anand Saini, I am your chemistry teacher. Let's start to learn chemistry. तो बच्चों जैसे कि आपका चैप्टर चल रहा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, टॉपिक चल रहे थे आपके आवर्त सारणी। तो आपने कई सारी आवर्त सारणी पढ़ी और आपने रिसेंटली अभी जो लास्ट लेक्चर में देखा तो आपको आवर्त सारणी पढ़ने को मिली थी दीर्घाकार आवर्त सारणी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई थी वो थी विशेषताएँ क्या थी उस आवर्त सारणी की, और उस आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या थी, उसमें क्या क्या दोष रहे। आज के टाइम पर हम लोग जो आवर्त सारणी यूज़ कर रहे हैं वो यही आवर्त सारणी है जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रही है। यही है दीर्घाकार आवर्त सारणी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला पॉइंट कि इस आवर्त सारणी का आधार क्या है। इस आवर्त सारणी के आधार की बात जब आप करते हैं तो आधार की बात करते हैं, इस आवर्त सारणी का आधार है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है आधार होता है इसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका आधार। जब आधार पता चल जाता है तो वहाँ से हमें पता चलता है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आधार माना गया। तो आवर्त नियम क्या होगा इस आवर्त सारणी का? तो आपको पता है इसका आवर्त नियम क्या है। लास्ट टाइम पे आपने देखा क्या था आवर्त नियम। आवर्त नियम होगा इस आवर्त सारणी के लिए कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आवर्ती फलन कैसे होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात आपको पता चल गई। तो हम देखते हैं क्या हमें इस आवर्त सारणी में कुछ स्पेसिफिक चीजें दी गई हैं, क्या बताया गया है, उनको स्टार्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन की बात की जाए, सबसे पहले आपको कुछ नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। उन नंबर्स के बिहाफ पर आप जो चीजें देख पा रहे हैं वो आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 कितना 18 तक कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये क्या है, इन्हें क्या कहते हैं? तो देखिएगा जरा समझिएगा, ये जो आपके कॉलम है ना बेटा, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम लोग कहते हैं वर्ग या फिर समूह। क्या बोलते हैं? वर्ग अथवा समूह। इसके अलावा आपको ये जो 36 कॉलम दिखाई पड़ रहे हैं, ये 36 कॉलम आप यहाँ से देख रहे हो, वो सब 36 कॉलम आपको जो दिख रहे हैं वो 36 कॉलम होते हैं क्या? आप यस। तो चलिए देखिए, आप नंबर्स के अकॉर्डिंग भी कैरेक्टर आपको दिखाई पड़ रहा है तो आप बता सकते हैं वर्गों की संख्या कितनी है, कितने हैं वर्ग इसमें? 18। कैसे डिनोट कर रहे हैं? 1 to 18, ठीक है ना। 1 से लेके 18 तक न्यूमेरिक नंबर में हम लोग इनको डिनोट करते हैं और टोटल कितनी संख्या हो रही है? 18। अब इसके बाद आवर्त टोटल कितने हैं? आवर्त हो रहे हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। तो आपका ये ऐसे मिल रहा है 7 आवर्त हैं। वर्ग हैं कितने? 18, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, जब आपने आवर्त सारणी देखी तो इस आवर्त सारणी में बड़ा फॉर्मूले कहा गया था कि आपको ये जो टेबल है वो डिवाइड किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, क्लासिफाई किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसे डिजाइन किया गया। क्या थी ऐसी बात एक्चुअली ये थी कि आप जब भी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं उसके लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाता है उसी के बिहाफ पर हम इस आवर्त सारणी में तत्व को रखते हैं और बताते हैं, या तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखकर हम बता सकते हैं कि ये जो तत्व है वो आवर्त सारणी के इस हिस्से में रखा गया, वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है? जी हाँ, यहाँ पर तत्वों को डिवाइड किया गया एस पी डी एफ 4 ब्लॉक में। कैसे? तो वो आप स्टार्टिंग में जो दो आपको कॉलम दिख रहे हैं दोनों हैं आपके एस ब्लॉक एलिमेंट। ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट पूरा, ठीक है, यहाँ पर पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट पूरा। देन इसके बाद में सबसे लास्ट में आप देख रहे हो जो यहाँ तक 13 से स्टार्ट हो रहा है, 13 ये आपका पूरा हो रहा है, ये आपका होता है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ से पी ब्लॉक एलिमेंट, सब पी ब्लॉक के तत्व हो गए। नेक्स्ट इसके बाद में आप लोग और देखेंगे, ये है आपका बीच में जो आपको दिख रहा है ये है सब डी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे ही एट लास्ट आपको जो मिल रही हैं ये दो सीरीज, ये सब होते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये इस आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता थी, यहाँ पर तत्वों को रखा गया है एसपीडीएफ
ठीक है ना। अब आपको पता है स्टार्टिंग के जो कॉलम है उनको हम लोग बोलते हैं, पहला वाला है इसे कहते हैं क्षारीय धातु, इसके बाद सेकंड वाला है उसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। चीजें हम लोग को डिस्क्राइब की हुई थी नेक्स्ट टाइम पे क्लास में भी एग्जैक्टली इसी कॉलम में जो आपको एलिमेंट्स रखे हुए दिख रहे हैं वो है आपके शून्य वर्ग के तत्व, उन्हें कहते हैं अक्रिय गैस या नोबेल गैस, ठीक है ना, उत्कृष्ट भी बोलते हैं लोग। नेक्स्ट इसके बाद और खास बात है ये आपको 17 ग्रुप का एलिमेंट है, ये आपका होता है जो पी लॉग 17 ग्रुप एलिमेंट है, इसे हम बोलते हैं हैलोजन, हैलोजन परिवार के तत्व हैलोजन तत्व कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व कौन से हैं, संक्रमण तत्व, तो संक्रमण तत्व जी हाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आप कौन से, संक्रमण तत्व, ठीक है ना। तो संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से, संक्रमण तत्व है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आपसे ऐसे पूछा जाएगा संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हो, आपको बोलना है कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन ड्यूब कोष में प्रवेश करते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, अर्थात डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको और भी पॉइंट है। तो इस आवर्त सारणी की एक खास बात और है जो इस आवर्त सारणी में आपको दिख रहा है ग्राफ में, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ना बेटा, इस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देख पा रहे हैं एलन सीरीज है और एक है आपकी एसी सीरीज। एलन सीरीज का मतलब है लेंथेनाइट तत्व है और एसी मतलब एक्टिनाइट तत्व। कितने एलिमेंट्स, 58 एटॉमिक नंबर लिखा होगा परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक, परमाणु क्रमांक 58 से परमाणु क्रमांक 71 तक के जो तत्व हैं टोटल हैं 14 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स। एक सीरीज में आपके 14 एलिमेंट्स रखे गए लेंथेनाइट में, ऐसे ही एक्टिनाइट में वहाँ भी 14 एलिमेंट्स रखे गए, तो टोटल एलिमेंट्स हैं आपके 14 एंड 14 दैट इज 28। तो एफ ब्लॉक के तत्व में आपको 28 एलिमेंट्स मिलते हैं। 28 एलिमेंट्स आपके जो मिल रहे हैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के हिसाब से इन्हें डिस्क्राइब किया गया। एक बहुत बारीक सी चीज़ आपको दिखाई पड़ रही होगी, अच्छी सी चीज़ है वो आप देखिएगा, उसे समझने की कोशिश करिएगा। ये आपको एक जिगजैग लाइन दिखाई पड़ रही है, ये जो लाइन है ना बेटा, ये वाली लाइन आपको ये जो दिख रही है दिस इज द लाइन डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड नॉन मैटर। जो आपकी जिगजैग लाइन है ये लाइन अलग करती है, इसके इधर जितने भी तो रखे गए हैं वो सारे के सारे हैं धातु में और उधर जितने रखे गए हैं वो हैं सारे के सारे आपके तत्व आधार। अच्छा, और ये स्पेशली जिस कॉलम में आपको ये एलिमेंट्स मिल रहे होंगे उन एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं मेटलॉइड्स। धातु और अधातु को ये वाली लाइन आपकी एक कौन सी लाइन जो आपको दिख रही है वो लाइन अलग करती है, ठीक है ना, धातुओं और अधातुओं को अलग करती है। ये कुछ एक स्पेसिफिक सी चीजें थी, स्पेसिफिक से पॉइंट थे दीर्घाकार आवर्त सारणी के लिए जिनको आपने देखा, आपने जाना कि आवर्त सारणी में आपको क्या क्या चीजें स्पेशली मिल रही हैं और फिर आप बहुत सारी चीजें इस आवर्त सारणी में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको सारी विशेषताएं बताई हैं, उपयोगिताएं बताई हैं, क्या दोष रह गया उन दोषों के बारे में भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। इस आवर्त सारणी में एक खास बात ये आपको जो सबसे पहला वाला कॉलम दिखता है ना, एक्चुअली आप देखेंगे तो बहुत सारी करंट टेबल उन्होंने क्या किया हुआ है, इस कॉलम को वो कई बार अगर यहाँ पर बना रहे हैं ऐसे बना के देते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, दिस इज द स्पेस बना देते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन रखा गया। अच्छा, कई आवर्त सारणी में क्या करते हैं कि इस हाइड्रोजन को हटा ही दिया है वहाँ से। अभी जो नई आपके मॉडल मिलती हैं बुक्स में भी आ रही हैं, या इसके अलावा आप देखोगे तो पब्लिशर भी अलग से स्पेसिफिक कैलेंडर के फॉर्म में छाप करके मार्केट में आपको अवेलेबल कराते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग ही कर देते हैं। अब वो तो मैंने आपको दोस्त में बताया था, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो अपनी प्रॉपर्टी किसके जैसे शो करता है, अब प्रथम वर्ग के तत्वों के जैसे भी और 17th में भी रख दिया है तो हाइड्रोजन के जैसे भी, तो दोनों की तरीके गुण प्रदर्शित करता है। इसलिए हाइड्रोजन का स्थान अभी तक इस आवर्त सारणी में है नहीं सुनिश्चित। तो फिर ये हुआ आवर्त सारणी का, दीर्घाकार आवर्त सारणी का क्या गुण, उपयोगिता, विशेषता? जी नहीं, ये है इस आवर्त सारणी का दोष, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन का स्थान नहीं है निश्चित। तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं विशेषताओं की, उपयोगिताओं की या दोष के, वो आप रिवाइज करिएगा, उन्हें आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे से पॉइंट्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ शिवानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, जहां पर हमें दो पेरेंट की नीड थी, यानी दो पेरेंट की हमें जरूरत होती है, अलग अलग बॉडी, यानी एक मेल और एक फीमेल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीजें होती है, बट इसका अजब अपोजिट होता है एसेक्सुअल
का एक भाग या फिर वृद्धि भाग, जिसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कई सारे मेथड होते हैं, जिनमें से क्या था कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ आर्टिफिशियल। हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, एक नेचुरल प्रोपगेशन था, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है, जैसे हम लोग भूमिगत तने की बात करें तो आलू का पेड़, वो क्या होता है, भूमिगत तना होता है और वो नेचुरली होता है। आर्टिफिशियली क्या होगा, अगर आप उसको खुद से लगाया जाए। दूसरी चीज हम लोग पत्ती की बात करें तो ब्रायोफिलम में क्या हो रहा था, नेचुरली हो रहा था रिप्रोडक्शन। कैसे, उसकी लीव्स में आउटग्रोथ हो रही थी और वो खुद से जाके अपनी सूटेबल कंडीशन में आकर लीव से अलग हो जाते हैं और नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो जड़ की बात करें तो जड़ क्या, जैसे अदरक की बात करें तो अदरक क्या है, जड़ है और उससे भी क्या निकल रहा है, एक नया पौधा। ये सब चीजें होंगी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा, पहला है कटिंग यानी कलम लगाना। तो स्टूडेंट्स कलम क्या होती है, कलम होती है ब्रांचेस, किसी भी प्लांट की ब्रांचेस होती है कलम, और वो क्या होती है, बहुत ही संख्या में बहुत ज्यादा होती है और वो कलम निकालकर भूमि में दबा दी जाती है। तो कलम को क्या करेंगे, भूमि में दबा देंगे और कुछ समय बाद क्या होता है, उसमें खुद से जड़ें निकल आती हैं, खुद से वो क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। तो एक नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे ये है गन्ने की ब्रांच हम लोगों ने काटी और उसको तब तक के लिए दबा के रखेंगे जब तक वहां पर क्या हो, जड़ों का फॉर्मेशन ना हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, उसको रखेंगे ऐसे करके, जब जड़ें विकसित हो जाएंगी तो इसको जाकर भूमि में पौधे की भांति लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट है दाब लगाना या फिर लेयरिंग। दाब लगाना या फिर लेयरिंग। तो लेयरिंग में क्या होगा, कठोर तने वाले पौधों की शाखा के कुछ भाग को छीलकर मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ भाग को छीलकर क्या मतलब, जैसे हम लोग बात करें पौधे की, तो पौधे में क्या करेंगे, जैसे कुछ हैवी प्लांट है उसको क्या करना होता है, भूमि में हम लोग ऐसे तो लगा नहीं सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं, फिर कुछ पार्ट को भूमि में दबा देते हैं और फिर उसकी ब्रांच को ऊपर कर देते हैं। तो जब भूमि में दबाते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, वहां पर जब मिट्टी में पानी और खाद का सब डालते हैं तो क्या करता है, वहां पर जड़ों का विकास हो जाता है। जैसे ही जड़ों का विकास होता है धीरे धीरे वो डेवलप करना चालू कर देता है और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग अलग कर देते हैं। तो ये था क्या, लेयरिंग। क्या था, कठोर तने वाले पौधे। याद रखने वाली ये चीज है सब कुछ सेम, बट याद हमें क्या रखना है कि लेयरिंग में कठोर तने वाला पौधा यूज करना है। ठीक है, मतलब ये लेयरिंग कहाँ होगी, जहां पर पौधे का जो तना होगा वो कैसा होगा, कठोर होगा। तो कठोर तने वाले पौधे की शाखा का प्रयोग करना है और क्या करना है, मिट्टी के नीचे उसकी शाखा को दबा देते हैं कुछ समय के लिए और उसके बाद कुछ समय बाद जब उसमें जड़ों का विकास हो जाता है तो उसको निकाल कर दूसरी जगह लगा देते हैं। तो ये थी हम लोग की क्या, लेयरिंग। उसके बाद नेक्स्ट मेथड क्या है, बूटी। बूटी का मतलब होता है, बूटी जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़ा, दाब लगाना या फिर लेयरिंग। तो लेयरिंग कहाँ हो रही थी, जो पौधे बहुत हैवी होते हैं, जिनकी ब्रांचेस बहुत हैवी होती हैं, वो हो गई लेयरिंग। लेकिन बूटी भी बिल्कुल सेम होता है, पर करना क्या होता है वहां पर कि उसकी जो ब्रांच होती है एरियल ब्रांच का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या था, भूमि में दबा रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग हवा में इसको रखेंगे और क्या करेंगे, जो शाखा होती है उस पे एक घड़े को क्या यूज करेंगे, एज ए वाटर रिसोर्स। वहां पर लटका देते हैं रस्सी की सहायता से और उसमें एक छेद करते हैं। एक छेद करने के बाद वहां पर रस्सी जो होती है, जो शाखा हम लोगों ने बांधी है, उस पर एक कपड़ा लपेट देते हैं। अब जब ये पानी जो होता है इसका 1 ड्रॉप करके इस पे गिरता रहता है और इसमें क्या होने लगता है, धीरे धीरे जड़ों का विकास होने लगता है। तो ये क्या करेगा, नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। फिर से देख लेना एक बार, इसको क्या करते हैं, इसमें उसमें अंदर क्या होता है, लेयरिंग में भूमि में तने को दबा देते हैं। बूटी में क्या करते हैं कि वायवी भाग को, तने को दबा नहीं रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घड़े को लटकाते हैं, घड़े में एक रस्सी डाल देते हैं, मतलब एक छेद करते हैं, तब रस्सी डाल देते हैं और पानी भर देते हैं और दूसरी ब्रांच में क्या करते हैं, एक कपड़ा लपेट देते हैं, मिट्टी ला देते हैं उसके ऊपर और उसको ढक देते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, ये पानी जो उस पे गिरता है ये क्या कर देता है, रूट्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो एक नए प्लांट का डेवलपमेंट
हो जाता है, नया प्लांट विकसित हो जाता है। तो ये क्या होता है, बूटी बांधना। हम लोगों ने क्या पढ़ा, कलम लगाना। कलम कैसे लगाएंगे, किसी भी प्लांट को की ब्रांच होती है उसको काट देंगे और ये यूज कहाँ होगी, गुलाब में और गुड़हल में। ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, प्लांट की हैवी ब्रांच जो होती है, जो मजबूत होती है, उसको जमीन के नीचे गाड़ देते हैं और उसको तब तक वहां पर जब तक गड़े नहीं किसी तब वो क्या करता है, ऐसे ही गड़ा रहता है। ये कहानी होगा नींबू में या नाशपाती और सेब के प्लांट में। बूटी बांधना, बूटी बांधने में क्या है, जैसे ये प्लांट जो है कैसे किसी भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और कौन से भाग में, वायवी भाग में करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को अच्छे से तैयार